गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम के शॉर्टकट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम उस सिलसिले में पाठ नंबर 3 पर फोकस करेंगे। तो देखिए, अध्याय नंबर 3, धातु और अधातु। यहाँ से किस तरह से प्रश्न आएंगे और आपको किस तरह से पढ़ना है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें से देखिए, एक प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। एक प्रश्न कैसा है? वस्तुनिष्ठ है। एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान है, और एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, और एक है अतिलघु जो 1 नंबर का होता है, और एक है लघु। अब देखिए, 3 प्रश्न है और एक एक नंबर के हैं, ये 2 नंबर का है। अब आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इस पार्ट को पढ़ना है। तो अब आपको मैं देखिए 2 नंबर और 1 नंबर को पूरे पार्ट के हिसाब से बिल्कुल छोटे शब्दों में आपके सामने रख रहा हूँ, पूरा फोकस रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये पार्ट शुरू होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण समझ में आ रहा है? सबको पता है, धातु कठोर, तन्य, आघात, वर्धनी ऐसा होती है। तो इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न बन रहा है तो देखिए, 2 नंबर का एक प्रश्न बन रहा है। एक प्रश्न कौन सा बन रहा है? वो है आपका आघात, वर्धनी और तन्यता। दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों को परिभाषित कीजिए। समझ में आ रहा है? इसी में ही एक प्रश्न छोटा छुपा हुआ है कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो वो आएगी आपकी सोना। सोना सबसे तन्य धातु है। अब भौतिक गुणों में केवल ये प्रश्न बन रहा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा जो प्रश्न आपका आता है वो है धातु अपवाद। धातु अपवाद आपका 2 नंबर वाला प्रश्न तो है कि सभी धातु अपवाद लिखिए, लेकिन इसके बाद सभी धातु अपवाद आपको एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे वो सुन लीजिए। तरल धातु कौन सी है? पारा। चाकू से किसे काटा जा सकता है? मृदु धातु, लिंक्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन सी धातु हथेली के ताप पर पिघल जाती है? गैलियम और सीजियम। कौन सी धातु चमकीली होती है? आयोडीन। सबसे तन्य धातु सोना। सर्वाधिक विद्युत का चालन या सुचालक होती है? चांदी। समझ में आ गया? इसके साथ साथ 2 अपवाद और दे रखे हैं कि कार्बन के अपरूप हीरा अब तक का कठोर पदार्थ है और ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। तो अपवाद आपको पूरे पूछे तो 2 नंबर में, एक एक पूछे तो 1 नंबर में। ये रिक्त स्थान भी हो सकता है, आपका वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है, और अतिलघुत्रात्मक भी हो सकता है। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए। धातु किससे अभिक्रिया करेगी? ऑक्सीजन से। किससे अभिक्रिया करेगी? ऑक्सीजन से। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। अब देखिए, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यहां पूछा जाएगा 1 नंबर में कि कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये जो धातु ऑक्साइड है, इसमें से मोस्ट क्वेश्चन क्या बना? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। आपको ये दोनों याद भी रखना है कि Al2O3 और एक ZnO, ये दोनों क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, और उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा और दोनों समीकरण अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया? 2 नंबर का। इसके बाद आपका देखिए चौथा क्वेश्चन। ये धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी? जल के साथ। जल के साथ धातु अभिक्रिया करेगी। तो क्या क्या बनाएगी, इसको अच्छे से समझ लो। पूरा इसी विवरण को मैं देख देता हूँ। सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, AlFeZn और AgAu PbCu, ये आपकी 4 प्रकार से धातु जल से अभिक्रिया करेगी। ये दोनों धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड।
सबको पता है ना। इसके साथ ये गैस देती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन देती है। ये तीनों जल से अभिक्रिया करके संसारित हो जाती है, ये तीनों जल से अभिक्रिया नहीं करती, जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अब इतना बड़ा टॉपिक नहीं पूछ रहा। अब इनमें जो प्रश्न है जो मोस्ट है, तो देखिए 1 नंबर भी पूछेगा। इन दोनों धातुओं को क्या करते हैं? कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। आप सुन के याद करिएगा, कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये उच्च अभिक्रियाशील है, इसलिए हवा में आग पकड़ लेती है। तो इस कारण से पूछता है तो 2 नंबर। समझ रहे हैं? सीधा पूछता है कि निम्न में से कौन सी धातु है, समझ में आ रहा है, तो ये इसमें आ जाएगी। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों धातु पानी में तैरती है। छोटा क्वेश्चन हो गया। कारण पूछे क्यों तैरती है, तो ये अभिक्रिया के दौरान मंद गति से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है जो इन्हें चिपक कर हल्का बना देती है, इसलिए पानी में तैरती है। ये चारों धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो जल से अभिक्रिया न करने वाली धातुओं के नाम। इसके अलावा ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आप इनमें से 1-1 नंबर के ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं। आप इनको ऐसे सीरियल वाइज लिखेंगे तो आपकी सक्रियता श्रेणी क्लियर हो जाएगी, जो 1 नंबर का तो नहीं है पर 2 नंबर का है। पिछली बार पूछा भी गया है क्रम से, तो आप सक्रियता श्रेणी हल कर लेंगे। इसी सारणी को याद करके विस्थापन अभिक्रिया याद कर लेंगे, और इसमें ये जो दोनों मोस्ट क्वेश्चन है ये आपके इस तरह से निकल कर आ जाएगा। ये जो अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ये धातु ऑक्साइड बनाती है। ये ध्यान रखना कि उच्च अभिक्रियाशील धातु तो हाइड्रोक्साइड बनाती है, और मध्यम अभिक्रियाशील जो धातु है वो क्या बनाती है? धातु का ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें 2 नंबर की भी प्रश्न है, 1 नंबर की भी प्रश्न है। आप इन्हें निकाल कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? धातु धातु लवणों से अभिक्रिया करके विस्थापन अभिक्रिया करेगी, सबको अच्छे से आता है। CuSO4+Zn आराम से लिख देंगे। इसके बाद सक्रियता श्रेणी इसमें हो गई। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है आपका धातु और अधातु। 5वां क्वेश्चन क्या है? धातु प्लस अधातु। इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। धातु अधातु से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। आप सीधा भी लिख सकते हैं कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तो आयनिक यौगिक आप बना देंगे। मैंने आपको बनाना सिखा रखा है कि सोडियम प्लस Cl, यहाँ लिखना है NeCl। इसकी ऐसी 6 और एक 7 और एक अलग से दिखाना है, या प्लस लगाना और ये माइनस, ये उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे जो बात आती है वो क्या है कि ये जो यौगिक है, ये जो यौगिक है इनकी क्या विशेषता है? ये भंगुर होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, और इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। कारण बताइए? इनके मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। तो अब आप इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, जैसे भंगुर है, जल में घुलनशील है। बाकी क्वथनांक और गलनांक वाला 1 नंबर का क्वेश्चन है कि उच्च क्यों होते हैं, कारण से पता लग गया। और इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। तो 2 नंबर का भी है और 1 नंबर का भी है। ये तो हो गया आपके आयनिक यौगिक। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है आपका धातु प्राप्ति। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है आपका धातु प्राप्ति। कौन सा टॉपिक है? धातु प्राप्ति। तो इसमें देखिए धातु प्राप्ति में क्या मोस्ट बन रहा है। इसमें सबसे पहले जो शब्द है वो है खनिज। खनिज को शुद्ध करने से क्या बनता है? अयस्क बनता है। खनिज के साथ जो अशुद्धि आती है हम उसे क्या कहते हैं? गैर। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर ये अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक कार्बोनेट अयस्क और एक होता है सल्फाइड अयस्क। ठीक है, ये मेरी दृष्टि से अब की बात निस्तापन और भर्जन, निस्तापन और भर्जन, ये दोनों टॉपिक मेरी दृष्टि से मोस्ट नहीं है। फिर भी आपको आता होगा कि नहीं, सीमित और वायु की उपस्थिति में गर्म करने के धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। धातु ऑक्साइड का आप चयन करते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है।
इसमें यहाँ से 2 नंबर का जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है आपका थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया आप जानते ही हैं कि आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाते हैं, तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ आयरन प्राप्त होता है, ये गलित अवस्था में प्राप्त होता है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मशीन की पटरी बनाने और रेल की पटरियों को जोड़ने और मशीन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। तो ये यहाँ से 2 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी 2 नंबर का ही होगा, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, अपघटनीय विधि सबको पता है। विद्युत अपघटनीय विधि का आपको क्या करना है, नामांकित चित्र बनाना है, उसकी कार्य विधि लिखनी है। कैथोड एनोड जोड़ेंगे, विद्युत से जोड़ देंगे, चित्र आपको आता है, कार्य विधि लिखेंगे। उपरोक्त चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से अशुद्ध धातु निक्षेपित होकर कैथोड पर आ जाती है, अशुद्धि विलयन में चली जाती है, जिसे हम एनोड पंप कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद विद्युत अपघटनी के बाद जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपके यहाँ बचे हुए हैं संसारण में। अब संसारण आपने पहले पार्ट में पढ़ लिया है कि धातु जलवायु अम्ल सार नमी के संपर्क में आती है तो संसारित हो जाती है, हमें संसारण कहते हैं। यहाँ बचाव के उपाय लिखे हुए हैं। अब बचाव के उपाय में देखिए, पहला जो है तेल ग्रीस पेंट, ये कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखिए यशद लेपा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन क्या है, यशद लेपा। दूसरा है जैसे एनोडीकरण, एनोडीकरण, ये मोस्ट लाइनें हैं। यशद लेपन में क्या करते हैं, लोहे पर किसकी परत चढ़ाएंगे, जिंक की, और इसमें एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं, किसकी, ऑक्साइड। एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एनोडीकरण। यशद लेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाएगा, यशद लेपन। ये एक नंबर के छोटी क्वेश्चंस हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में है मिश्र धातु या मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण। 2 धातुओं का क्या है, समांगी मिश्रण, क्या कहलाता है, मिश्र धातु। अब आप इसमें अच्छे से देख लीजिए कि जो समांगी मिश्रण है इसमें 3 या 4 उदाहरण दे रखे हैं। कितने उदाहरण दे रखे हैं, 4 उदाहरण। तो देखिए कॉपर प्लस जेड है, एक उदाहरण है, ये पीतल बनाता है। कॉपर प्लस एसएन, ये कांसा बनाता है। और पीबी प्लस एसएन, ये सोल्डर बनाता है। अब अमलगम आपको आता है ये कि एक धातु क्या हो, पारा हो, एक धातु पारद हो, तो ऐसे मिश्रण को हम अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम। समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा हो सकता है इस लाइन से नीचे आ गया है। पीबी प्लस एसएन सोल्डर, कॉपर प्लस एसएन कांसा, ये अवयव, एक अवयव हर बार बोर्ड वाला निरंतर पूछता रहता है, आप इन्हें अच्छे से याद करें। अब देखिए पार्ट ये पूरी तरह से आपके सामने आ गया है, इतना सा ही इसके अंदर है, लेकिन आपको तैयारी करते समय क्या करना है, इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना है। 3 प्रश्न 3 नंबर के छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, समझ गए होंगे। पहले एबेसिडे वाले प्रश्न बुक से पढ़ने, टाइम बचता है तो संजीव पासबुक के अन्य महत्वपूर्ण एबेसिडे जो दे रखे हैं वो पढ़ने। फिर इसमें से 2-2 नंबर के प्रश्न सेलेक्ट करने हैं, आपको खुद को प्रश्न बनाना है। समझ में आ गया होगा, जब जाके आपका पेपर बहुत अच्छे से हल होगा और आपको पूरे प्रश्न अच्छे से। अब जैसे मेरी तरफ से आप मोस्ट क्वेश्चन लेना चाह रहे हो तो देखो, धातु अपवाद में से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। 1 नंबर का प्रश्न आपको संसारण में से मिलेगा। समझ में आ गया। अब बचे 2-2 नंबर के प्रश्न। तो देखिए केरोसिन में डुबो कर रखना, पानी में तैरना, समझ में आ रहा है। थर्मिट अभिक्रिया, उभयधर्मी ऑक्साइड, धातु अपवाद मैंने पूरे बता दिए। तो ये फिक्स प्रश्न है, आप इनको अच्छे से हल करके जाएंगे। समझ में आ गया। फिर आप ये नहीं कहेंगे गुरुजी आपने बताया तो था, हमने देखा नहीं। ये क्वेश्चन
इस तरह से मिले। इसमें एक मोस्ट क्वेश्चन और है, अगर आपका ध्यान आ रहा हो तो, एक्वारीजिया अम्ल रास, 3 भाग HNO3 और 1 भाग HCl मिलके क्या बनाता है अम्ल रास, जो क्या काम आता है, प्लेटिनम और सोने को गलाने की काम में आता है। तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इतना सिलेबस पहले भी कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक बनाया गया है। तो आपको मैं फिर रिपीट मार रहा हूँ, छोटे प्रश्न उत्तर याद करने हैं, उसके साथ साथ आपको 2-2 नंबर के प्रश्न बनाना है। जैसे मैंने आपको बना के दिए हैं, विद्युत अपघटनी विधि है, आघातवर्धनी है, इस तरह से बनाएंगे। और इसी तरह से आप अपना खुद का सिलेक्टेड पेपर बना के चले जाना, वही यथावत मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, ओके।